भोजन, पत्तियों में बनता है ना भोजन। और जड़ के द्वारा क्या लिया जाता है, जल व खनिज लिया जाता है ना। अब इनका परिवहन करना जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि जल खनिज को लेके जड़ी ऐसी मोटी हो जाएगी, तना तो तरह इतना सा रह जाएगा। डालियों को भी चाहिए, शाखाओं को भी चाहिए, पत्तियों को भी चाहिए, सबको चाहिए जल, सबको चाहिए ना। अब भोजन बना, ऐसा नहीं कि पत्तियां लेके यूं पत्तियां तुम्हारी तरह हो जाए, सॉरी तुम्हारी नीचे हो जाए, है ना, ऐसे हो जाए तुम्हारी तरह, तो खैर तुम तो ऐसे ही हो, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन पत्तियां भी भोजन बनाने के बाद खुद भी ले लेगी, और बाकी तने को भी चाहिए, जड़ों को भी चाहिए भोजन, तो सबको ट्रांसफर करेगी। तो ये काम कौन करेगा, ये काम इनके पास भी नलिया होती है, इनके पास भी नलिया होती है छोटी छोटी, और वो नलिया बन के बना लेती है एक बड़ी सारी नलिया, मतलब कहने का एक श्वसन तंत्र बना लेती है। उस श्वसन तंत्र में दो आते हैं, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम आता है, यानी उत्तक बना लेते हैं ऐसे टोटल मिलके, तो ना। तो इनका परिवहन किनके द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा, और एक किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। अब देखो आप बोलोगे सर ये कैसे याद होंगे, जाइलम किसका परिवहन करेगा, जाइलम के अंदर ये करेगा जल का परिवहन। इसमें भी क्या आ रहा है, जय, और इसमें भी क्या आ रहा है, जल आ रहा है, और मिल भी रहा है जाइलम, यहां तक देखो जाइलम जल का परिवहन। और ये किसका करेगा, फ्लोएम भोजन का। कैसे याद रहेगा, क्योंकि भोजन क्या होते हैं, फल, यानी फल खाते हैं तो भोजन का रूप कर रहे हैं वो, तो फल से भोजन, तो ये काम करते हैं। जाइलम जल खनिज का परिवहन करते हैं, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे जल का परिवहन कैसे करते हैं, पहले मैं लिख रहा हूं फिर बाद में लिखवा दूंगा मैं। देखो कि जड़ तने और पत्तियों की वाहिकाएं मिलकर जाइलम का निर्माण करती है ना, जाइलम की वाहिकाओं का निर्माण करती है। जड़ तने और पत्तियों की वाहिकाएं, नलिया समझ रहे हो आप, तो नलिया, वो नलिया मिलकर जाइलम का निर्माण करती है। अब जैसे ही आप पानी कहां डालोगे, पेड़ों की जड़ में, तो जड़, अब मिट्टी है वहां, तो जड़े मिट्टी से जल को लेगी, जड़े मिट्टी से जल को लेगी, और जल को किसको दे देगी, जाइलम को, किसको दे देगी, जल को। तो देखो मर्दा, मर्दा से किसके पास गया, जड़ के पास, और जड़ ने किसको दे दिया, जाइलम को, और ये जाइलम उसको कहां भेज देगा, ऊपर की ओर, कहां भेज देगा, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर तो भेजेगा, सही बात है भाई, इसके पास जितनी क्षमता होगी उस प्रेशर से ऊपर की ओर भेज देगा ये। लेकिन आप ये सोचो, कोई भी चीज हम नीचे से ऊपर भेजते हैं, जैसे आप अपने मुंह से कितनी क्षमता के अनुसार खींच सकते हो, तो पानी इतना आ सकता है ऊपर नली के द्वारा। एक नली के टाइम में समझो भाई, आप नली को पानी में डाल के जब ऊपर खींचोगे श्वास के द्वारा, तो श्वास जितना जाएगा आपका उतना ही खींच सकते हो, बाकी नहीं खींच सकते। तो जाइलम की भी यही क्षमता कि जितनी क्षमता होगी उतनी वहां तक पहुंचा देगा, इतने तक पहुंचा देगा, थोड़ा सा लगा सा डालिए तो पहुंचा देगा, उसके बाद ही नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऊपर ऑटोमेटिक कैसे जाएगा, वैक्यूम बनना चाहिए वहां पे, तो वो वैक्यूम बनने का काम करता है पौधों की पत्तियां, की पत्तियों में जो जल होता है, वो जल कब जाएगा, उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा उस जल को क्या किया जाता है, वाष्प के रूप में निकाला जाता है, जिसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। जब वो ऊपर वाष्प उत्सर्जन होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन होता है, ऊपर जाता है निकल के जल, तो वो ऊपर निकलता है, वो ऊपर से नीचे से प्रेशर लगता है उसका, फिर ऑटोमेटिक ऊपर शाखों में भी जाता है, तने में भी जाता है। यानी कहने का मतलब आप समझो कि पत्तियां उसको खींच रही है ऊपर, और पत्तियों में कौन सी प्रक्रिया, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो वाष्प बनने लगता है, तो नीचे से ऑटोमेटिक कहां जाता है, ऊपर। प्रेशर कौन लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार लगा रहे हैं ये, है ना। तो फिर ये बस वैक्यूम बनने का काम कौन करवा रहा है, वाष्प उत्सर्जन पत्तियों के द्वारा। तो ऐसे बताइए ना, जाइलम ऊपर की ओर धकेलते हैं। तो वहीं पे पढ़ेंगे कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, वाष्प, नहीं पहुंचा ना पत्तियों तक, कोई चीज इसको ऊपर से खींच रही है, जैसे तुम नली को पानी में डाल के खींच रहे हो अपने श्वास के द्वारा, यहां तक तो पानी आ ही जाएगा ना वो, लेकिन एक क्षमता के छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा वो। लेकिन पत्तियां ऐसा नहीं करती, पत्तियां उसको ऑटोमेटिक वाष्प बनता जाता है, जनता जाता है, वैक्यूम बनता जाता है, वैक्यूम घेर रहा है, और ऊपर नहीं चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। पत्तियां नहीं वाष्प करती रहती है हमेशा, पत्तियां हमेशा वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया होती रहती है, तो वो इस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो। जाइलम तो बस एक नली का रास्ता दे रहे हैं उसको, कि नली के रास्ते से वो जाएगा, तो ये प्रक्रिया चलती है, और ऑटोमेटिक ऊपर के ऊपर चढ़ता है वो। तो ये तो वाष्प उत्सर्जन में क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा क्या होगी कि पेड़ पौधों में अतिरिक्त जल को वाष्प बनाकर उड़ा देना, वाष्प बनाकर उड़ा देना, ये वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, यानी वाष्प के रूप में पानी को निकाल लेती है बाहर, तो ये प्रक्रिया होती है। यही क्या करता है, ये जल के अवशोषण में काम करता है, जल के अवशोषण में काम करता है, यानी जाइलम को एक सहारा दे रहा है वैक्यूम बनाने का, ऊपर की ओर धकेलने का।
या फिर बोले तो जल को ऊपर मुखी गति करवाने में सहायक हो रहा है वाष्प उत्सर्जन, ये प्रक्रिया। तो ये लिखना है किसमें, जल का परिवहन में। तो पहले लिखो पादप में परिवहन। ये चीजें 7th में आ गई थी तुम्हारे, वाष्प उत्सर्जन। ऐसे नहीं है, आ गई तो मैं से कह रहा हूं। पढ़ाए कोई भी टीचर होता है, आप चाहे कैसे पढ़ाओगे। लिखो इसमें एरो लगा के पहले ऐसे कैसे लिख लो, पत्तियों में भोजन और जड़ में जल खनिज का परिवहन किया जाता है, ऐसे लिख लो। ये वो मत लिखना जाइलम फलो। ये हाँ, ये इसको पहली लाइन को तो इसको ऐसे लिख लो। इस लाइन को तो ऐसे कैसे लिख लो, पत्तियों में भोजन और जड़ में जल खनिज का परिवहन किया जाता है। ये एरो लगा के ये लिखने ये लाइन ऐसे कैसे, पत्तियों में बने हुए भोजन को जड़ में जल खनिज का परिवहन किया जाता है। फिर ये लिखो जल का परिवहन, जड़ जड़ से मतलब जड़ में जल खनिज का परिवहन किया जाता है। फिर ये लिखो जल का परिवहन, जल का परिवहन जाइलम द्वारा। अरुण ये उतार लिया कि तो लिखवाऊंगा मैं, अरुण ये तो लिखवाऊंगा मैं। नहीं अब लिखो इसको तो। मिट्टी से या मृदा से जल को, मृदा से जल को जड़ द्वारा ग्रहण करके जल परिवहन में आओ, मृदा से जड़ द्वारा जल को ग्रहण करके जाइलम के पास भेज दिया जाता है। जड़ द्वारा जाइलम के पास भेज दिया जाता है। जल को ग्रहण, जड़ के द्वारा जल को ग्रहण करके जाइलम के पास भेज दिया जाता है। जाइलम एक उत्तर का जो आप पढ़ चुके हो 9th में। जाइलम इसे ऊपर की ओर धकेल देता है, इसी में जाइलम इसे ऊपर की ओर धकेल देता है। अगले रो में लिखो इसी में, ऊपर की ओर धकेल देता है। जाइलम द्वारा, अगले रो में, जाइलम द्वारा जल को एक सीमा तक, जाइलम द्वारा जल को एक सीमा तक ऊपर की ओर भेजा जा सकता है। ऊपर की ओर भेजा जा सकता है। जाइलम द्वारा जल को एक सीमा तक ऊपर की ओर भेजा जा सकता है। इस प्रक्रिया को कराने में, इस प्रक्रिया को कराने में वाष्प उत्सर्जन सहायक होती है। इस प्रक्रिया को कराने में
वाष्प उत्सर्जन सहायक होती है। अब अगले लगा के लिखो वाष्प उत्सर्जन। इसको एस टाइप वगैरह कोई मत लगाना, बस ये लिख के ये लिख देना अंडरलाइन। वाष्प उत्सर्जन एरो लगा के वाष्प उत्सर्जन लिख दो, उसको एरो लगा के लिखो। पत्तियों के द्वारा, अब पत्तियों में कौन होते हैं? रंध्र होते हैं, तो रंध्र करते हैं काम, उनसे निकलता जल। पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देने की प्रक्रिया। पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। पत्तियों द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यह इसी में यह जड़ से जल व खनिज को यह जड़ से जल व खनिज को कौन सी गति? देखो ऊपरी यानी ऊपर की ओर, मुखी यानी ऊपर की ओर मुकर की ओर, उधर जाएगा वो ऊपरी मुखी गति, ये वाली गति कराते हैं ये वाष्प उत्सर्जन। यह जड़ से जल व खनिज को ऊपरी मुखी गति कराने में सहायक होती है। बस होने वाला परिवहन तुम्हारा यहीं तक ही है। तो जाइलम भूल मत जाना भाई, जल का परिवहन कौन करवाएंगे? जाइलम। क्यों? क्योंकि जाइलम में भी जय आ रहा है और इसमें भी जय आ रहा है, तो जल से जाइलम। फलोएम से फल भोजन होता है, तो भोजन का परिवहन। क्योंकि मेरे को याद नहीं होता है तो मैंने ऐसे याद किया है ना। अब दूसरा लिखो ऐसे ही, भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन, जल का परिवहन तो हो गया पौधे में, अब भोजन का परिवहन पत्तियों से कौन करवाएगा? फलोएम। इसमें तो एक हाँ इसमें तो एक लाइन लिखनी है बस। भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। ऐसे नहीं, ये वाला बना लो ना, बनाया था ना भी, ऐसे तो चल रहा है ना। भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा, तो इसमें लिखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय बने भोजन को, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय बने भोजन को फ्लोएम के द्वारा फ्लोएम के द्वारा फ्लोएम के द्वारा पौधों के सभी भागों में भेज दिया जाता है। भोजन को फ्लोएम के द्वारा सभी भागों में भेज दिया जाता है। सभी भागों में भेज दिया जाता है। ओके, कि जल का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम। पूछेगा तो शॉर्ट में पूछ सकता है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा या किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है? वाई का तो ऑप्शन में होंगे, वो जाइलम भी होगा फ्लोएम, दोनों होंगे। तो कंफ्यूजन में तुम गलत करके आ जाओगे फिर ना, ऑप्शन में दोनों होंगे। तो अपने जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं ना। जैव प्रक्रम की शुरुआत कहां से की थी? पोषण से, उसके बाद में शोषण, उसके बाद में परिसंचरण। ऐसा कि देखो पोषण के बाद में हमने भोजन खाया था, अब भोजन खाया तो उसे ऊर्जा मिलेगी, तो उसको सभी भागों में पहुंचाना, अंगों में कोशिका के पास पहुंचाना जरूरी है, तो श्वसन। अब लेकिन बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा तो श्वसन, वो पढ़ना भी जरूरी था। अब बिना ऑक्सीजन के हो जाना ही, तो ऑक्सीजन ले रहे थे। अब परिवहन भेज दिया, बाहर दिया। अब भोजन बना है, परिवहन के द्वारा कोशिका के पास भी पहुंचाया, तो कोशिका को सबसे छोड़ेगी
अपना शरीर को सबसे छोड़ेगा तो उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। यानी शुरुआत कहां से हुई है? खाने से, और लास्ट में कहां से अब निकालना भी जरूरी है, तो आ जाएगा उत्सर्जन। इसे बोलते हैं जय प्रक्रम। हमने पढ़ा यही था जय प्रक्रम की परिभाषा कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, या वे सभी सम्मिलित प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आपका उत्सर्जन होगा बाद में पोषण होगा, नहीं, पहले पोषण फिर शवसन फिर परिवहन और बाद में लास्ट में उत्सर्जन। ऐसा कभी नहीं होगा। और चारों में से चारों होना जरूरी है, एक भी नहीं हुई तो सजीव जी जो भी सजीव है वो जीने की कल्पना नहीं कर सकता, जीवित ही नहीं रह सकता। नहीं। डॉक्टर फिर पागल है ना, जो अपने पास कैल्शियम की गोलियां रख रहा है, चौकी रख ले डब्बा भर भर के, सस्ता फ्री। गलत है, वो गलत है कि आप केमिकल, इससे फिर बढ़िया केमिकल का जो पाउडर आता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको खा लो पूरे को, कैल्शियम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो किस हिसाब से बनी है, मतलब मेडिसिन के हिसाब से, वो ऐसे नहीं बनती है। कैल्शियम की जो बनेगी चीज, मान लो हमारे हड्डियों में कैल्शियम था, तो हो सकता है कि वो जो मेडिसिन बनेगी वो डी से ही बनेगी, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में। हाँ, कभी भी एंटीबायोटिक बनती है ना, एंटीबायोटिक बनती है वो सूक्ष्म जीव से ही बनती है, कभी ऐसे नहीं बनती। तो खाने की जरूरत क्या पड़ रही है अपने बच्चों को? मेडिसिन किस काम की है? देखो अब चौथा चरण है, ये भी स्टार में आएगा, उत्सर्जन। और लास्ट चरण यही है कि हमने पोषण किया, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन मिली और हमने ऊर्जा बना दी। ऊर्जा बनाने के बाद में ऊर्जा को सभी भागों में ट्रांसफर किया ब्लड ने। अब ब्लड करने के बाद में कुछ उसमें से अवशिष्ट बचेंगे जो अपने शरीर के काम के नहीं है, वो उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अब उन जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं, इनमें नाइट्रोजन होती है, इनमें नाइट्रोजन होती है। तो इसकी परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है ना, उत्सर्जन कहलाता है। तो पहले तो परिभाषा यही हो जाएगी। उसके बाद में पूछे कि मानव में उत्सर्जन वाले अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो होता है किडनी। कौन सा होता है? किडनी। अब किडनी काम नहीं है, किडनी तो उस उत्सर्जन तंत्र यानी जो आपके ब्लड में से आए हैं, ब्लड लेके जाएगा सभी को, अंगों के पास लेके जाएगा, तो ब्लड में कुछ काम की चीजें रह जाती है, तो काम की चीजों को तो वापस भेज देता है किडनी, और उसमें से जो बिना काम के अवशेष उसको बाहर निकाल लेता है यूरिन के रूप में, है ना। फिर वो यूरिन के, अब वो किडनी में आएगा, किडनी उसके द्वारा उसको वहां पे को बताएंगे भी अंगों के नाम, है ना, अंगों के नाम बताएंगे। तो पहले उत्सर्जन देखेंगे। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या जाएगी? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मानव में जो उत्सर्जन करने वाले होते हैं वो बहुत से अंग होते हैं, लेकिन मुख्य तो ये होता है, जैसे आपका लीवर इंपोर्टेंट करता है। इसके बाद में पूछे आपकी त्वचा अपशिष्ट निकालती है शरीर से, पसीना नहीं निकलता क्या? निकलता ना, कितना तो मेल निकलता तुम्हारे, रगड़ रगड़ के निकाल गया था सारे। फिर बाद में छोटी आंत भी एक उत्सर्जन का काम करेगी, क्योंकि छोटी आंत से अपने अंदर से निकालती है। उसमें फिर अगला है कौन सा? किडनी। कौन सा? किडनी। अब किडनी से तुमने साइंस में तो बहुत बार, अब तुम समझ में तो आ रहा, लेकिन इसका जो लिख के आते हो क्या आते हैं, आता नहीं वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखोगे ना परिभाषा। अब मानव जो मुख्य उत्सर्जन अंग है, पहले मानव में पढ़ेंगे अब कि मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग है, मुख्य उत्सर्जन अंग पहला कौन सा होता है? किडनी। वर्क। अब तुम ऐसे नाम लेते हो, बहुत शर्म आ रही होगी इसकी, है ना? आ रही होगी ना? नहीं, किसी को आ रही होगी, जिसको आती है वो नेगेटिव है उसके माइंड में, उसके माइंड में नेगेटिविटी भरी है। लेकिन कोई तुम्हें डॉक्टर ऐसे यूरिन बोले तब तो शर्म नहीं आती होगी, लेकिन बोल दो इसके बारे में रहा ना वो यूरिन, है ना। मूत्र को यूरिन बोलते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन तो वो। और अगला कौन सा है? मूत्र मार्ग। इनके मेरे को इंग्लिश नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, यूरेटर ऐसे याद नहीं आ रहे, मैं बाद में बता दूंगा, मेरे को याद आएंगे तो, ना। तो वो तो ये वाले भाग होते हैं मानव उत्सर्जन में। कौन से? वर्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। मेन काम किसका होता है?
वर्क यानी किडनी का। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये होती है रीढ़ की दोनों ओर, यहाँ क्या होती है? रीढ़ गड्डी यहाँ है, रीढ़ गड्डी यहाँ पे, यहाँ पे क्या अपनी ये किडनियां हैं। तो किडनी क्या करेगी कि हाँ आपका खून सभी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वो सभी जगह ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन उसमें अब उस रक्त में कुछ काम की चीजें भी है और कुछ अपशिष्ट भी है। तो वो कहां जाती है? किडनी के पास रहता है वो खून। और किडनी ओनली क्या करती है? छानने का काम करती है, यानी छानेगी तो उसमें से अपशिष्ट तो बाहर निकल जाएंगे और काम की चीजें रह जाएगी, और काम की चीजों को वापस कहां भेज दिया जाएगा? खून के द्वारा अंगों के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन जो बिना काम किए वो किसके पास? इसके पास रहेगी। अब इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है, ऐसे नहीं नॉर्मल है। इसमें लगभग लाखों की संख्या में छोटी छोटी नसें होती है, लाखों की संख्या में, जो छानने का काम करेगी। छानने के बाद में अब वो जो बचेगा अपशिष्ट है, यानी जो यूरिन मूत्र बचेगा, उसको मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में यहाँ इकट्ठा कर दिया जाएगा, यानी एक रहने का स्थान देगा उसको, यूरिन को। और यहाँ तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको शरीर से बाहर नहीं निकालोगे। और फिर बाद में बाहर किसके द्वारा निकाल दिया जाता है? मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल दिया जाता है। ये अपशिष्ट है, तो इसको निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखेंगे कि नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मानव में जो मुख्य उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? वर्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। किडनी में रक्त को छानने का कार्य किया जाता है। छानने के बाद में जो अपशिष्ट बचेगा यानी यूरिन बचेगा, उसको मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा कर दिया जाता है। ये मूत्राशय हमारे ब्रेन की तंत्रिका से जुड़ा होता है, यही संकेत करेगा, तभी इसको यहां से निकाला जाता है, तभी निकाला जाता है, यानी कि इसको ब्रेन में तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। और कहने पर ही फिर हम इसको यहां से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होता है कि कभी कि अपने को लग भी नहीं रही है और ऑटोमेटिक हम चले जाते हैं करने के लिए, नहीं ना, अपना ब्रेन कहता है कि इसको निकालना है, तब हम जाते हैं निकालने के लिए। तो ये ब्रेन से कंट्रोल होता है, मूत्राशय तंत्रिका तंत्र से। इसके बाद इसको निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखो पहले, है ना। इतने तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखो, इतने मैं चित्र बना रहा हूं। नाइट्रोजनी युक्त, वो सुनी नहीं थी, उसको सो रही थी वो। इसको बंदी कर देता हूं मैं, लंबा हो जाएगा नहीं। देखो ये दोनों क्या है? ठीक है, किडनी। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, है ना, बोले तो एक जोड़ी। उसके बाद में ये जो नली जा रही है, ये क्या है? मूत्रवाहिनी। और यहाँ पे आके मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो मूत्राशय, और इस मार्ग के द्वारा यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो मूत्र मार्ग। और जो आपको जिनमें से दिख रही है, एक तो क्या है बोलो? धमनी। और एक क्या है? ये कौन सी वाली है? कौन सी है? सीरा। और ये वाली कौन सी है? धमनी। आप लिखो ना, आप देख के बताओ ना, वही तो कह रहा हूं मैं, मैंने देखा नहीं है उसको, है ना। देखो सुनो मेरी बात, अब इधर देखो, हाथ दोनों में फॉलो कर रहा है, और सॉरी रक्त दोनों में फॉलो कर रहा है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, इसके पास जुड़ा हुआ है। अब ये क्या? अशुद्ध रक्त को लेके आएंगे। अशुद्ध रक्त कौन लेके आएगी? सीरा। और सीरा लाकर कहां देगी? कहां देगी? किडनी में लाएगी। अब किडनी में रक्त में जो भी अशुद्धियां होगी, कहने का मतलब अपशिष्ट होंगे, जो भी अपशिष्ट होंगे उनको छानने का काम कौन करेगी? किडनी। अब किडनी की भी हम संरचना देखेंगे ना, एक बोर्ड बड़ी आगे दे रखी है तुम्हारी, यानी उस किडनी के अंदर, उस वर्ग के अंदर, वो अलग से देखेंगे उसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ छानने का काम कर लिया जाता है। छानने के बाद में जो खून के अंदर मेन काम की चीजें होंगी, जैसे अमीनो अम्ल कुछ होंगे, ग्लूकोज होंगे, तो उनको तो लेकर वापस कहां भेज दिया जाएगा? रक्त के द्वारा। रक्त बह रहा, रक्त के द्वारा वापस अंगों के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन जो बिना काम के, जिसका कोई काम नहीं है, अब वो एकदम यूरिन यानी मूत्र के रूप में वापस क्या इस मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है, और उसके बाद में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया, लेकिन छानने का काम कौन करता है? रक्त। अब जो ये रक्त को छान रहा है, वो प्रक्रिया कहलाती है अपवन। क्या कहलाती है? अपवन। यानी वर्ग के द्वारा या किडनी के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपवन कहलाती है। ठीक है, तो लिखो मुख्य उत्सर्जन अंग मानव में, ये लिखना ना, मानव में।
मानव में मुख्य उत्सर्जन। देखो मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में कि जो ये अपशिष्ट है यानी जो यूरिन मूत्र निकाला जा रहा है ये अपने शरीर के लिए कितना हानिकारक है बताऊंगा। पहले आप ये लिख लो। मैं पहले बताने लग गया था पर तुम बातें करोगे। ये लिख लिए सुन लिख लिए देखो नहीं लिखा नहीं सुना अब मनुष्य में इस किडनी यानी इस वृक्क की जो संख्या होती है वो एक जोड़ी होती है यानी बोले तो दो और ये रीढ़ के दोनों ओर स्थित होते हैं यानी इस तरफ भी बाई तरफ भी और दाई तरफ भी दोनों तरफ स्थित होती है वृक्क है। इनके अंदर क्या होता है कि ये रक्त को छानने का कार्य करती है। रक्त कहां आकर चलता है यहीं पर आकर चलता है तो वृक्क में लिखो तो थोड़ा लिखना फिर बाद में बताएंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वो वहां अलग से आएगा। इनकी संख्या एक जोड़ी कोष्टक में 2 कर देना। इनकी संख्या एक जोड़ी एरो लगा के इनकी संख्या एक जोड़ी कोष्टक में 2 होती है। अगले रो लगाओ। यह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी याद आ रही है यहाँ देखो यहाँ पे। हाँ अगले रो में यह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। अगले रो में यह रक्त को छानने का कार्य करती है। किडनी रक्त को छानने का कार्य करती है। यहीं पे लिख दो अपवन। अपोहन प्रक्रिया क्या कहला रही है अपोहन। अपोहन कहते हैं ना इसे अपोहन कहते हैं। पूछे अपोहन क्या अपन की प्रक्रिया क्या होती है। अपोहन क्या होता है किडनी के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे एक धमनी जुड़ी होती है। अब ये वाली है धमनी ये इस धमनी को बोलते हैं रिनल धमनी ना नाम में याद मुझे धमनी है रिनल धमनी है। ये रिनल धमनी अशुद्ध क्या अशुद्ध रक्त को लेके आएगी है ना और किसको दे देगी किडनी को। और किडनी में अब किडनी की मैं बाद में बता देता क्योंकि वो फिर अलग ही टॉपिक चलेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा मूत्रवाहिनी। दूसरा लिख लो मूत्रवाहिनी। पहले अंगों के बारे में लिख ले फिर वो लिखेंगे उसके बारे में। मूत्रवाहिनी हाँ लिखो क्या रक्त को छानने के बाद मूत्र को रक्त को छानने के बाद मूत्र को मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्र को मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है यानी एक रास्ता प्रदान कर रही है तो उसको फिर अगला क्या हो जाएगा 3 नंबर पे क्या जाएगा मूत्राशय।
मूत्राशय में क्या लिखोगे कि हाँ इकट्ठा, है ना। यह मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। यह मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। थोड़ा जल्दी करो या पाठ आज ही करवाना है, बार बार के अंदर वीडियो बनाए कोई। यह मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो लिखो मूत्र मार्ग। ओ सॉरी, इसमें लिखो एक लाइन और, यह तंत्रिका से जुड़ा हुआ रहता है। यह तंत्रिका से जुड़ा रहता है। तंत्रिका से जुड़ा है तभी तो आप इसको कंट्रोल कर पाते हो, अन्यथा ये अनकंट्रोल्ड होता तो पता ही नहीं चलता कब आ रहा है कब जा रहा है ना। अनकंट्रोल्ड हो जाता, लेकिन तंत्रिका तंत्र ने कंट्रोल कर रखा ब्रेन ने, तो ब्रेन जब जाएगा, यानी ब्रेन को कह दोगे आपकी नहीं है अभी, तो बाद में टाइम टू होगा। तो यह तंत्रिका से जुड़ा रहता है। मेरे को लगता है तेरी तंत्रिका की नस ढीली होगी थी, नहीं लगता मेरे को यार, तभी बार बार में डोल नहीं तो मैं ऐसे बोलूंगा तेरे को, बोलूंगा कि भाई जो मनीष की तंत्रिका सिस्टम है ना वो जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा अपसेट हो चुका है, तो इस वजह से फिर वो अनकंट्रोल्ड हो गया, है ना। हो गया। अब लिखो मूत्र मार्ग 4 नंबर डाल के, मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग में लिख दो, यहां से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। यहां से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। बस मेरे को पता था ये वीडियो यहीं तक बनेगा।